पारिवारिक रिश्तों का डोर बेहद ही नाजुक होता है, इसीलिए इन रिश्तों को बड़े प्यार से संभालना पड़ता है, क्योंकि जिस दिन ये रिश्ते बिखरना शुरू होता है उस दिन कई लोगों की ज़िंदगियां भी तबाह कर देता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से एक महिला हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में हर व्यक्ति सोचने और समझने पे मजबूर हो जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है राजस्थान प्रदेश की। राजस्थान का एक ज़िला पड़ता है भरतपुर, और इसी भरतपुर का एक कस्बा आता है नवदई, और इसी नवदई कस्बा की रहने वाली सुधा चौधरी। सुधा जिसकी उम्र है लगभग 36 साल के आसपास। सुधा के पति का नाम पुष्पेंद्र जो 1 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। सुधा का एक ही बेटा अनुराग जिसकी उम्र है 17 साल। बात कर रहा हूँ मैं 24 जून 2023 के शाम के करीब 5 बजे के आसपास। दरअसल सुधा अपने बेटे अनुराग के साथ स्कूटी पर सवार होकर नवदई से जब अपने घर के लिए रवाना होती है, जैसे ही दोनों कासगंज रोड पर मंदिर के नज़दीक तक पहुंचते हैं, तभी पीछे से 2 लोग बाइक पर सवार होकर आते हैं और सुधा के ऊपर गोली चला देते हैं, जिसकी वजह से सुधा की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। लेकिन उसके बेटे अनुराग के शरीर पे एक खरोंच तक नहीं आती है। गोली चलने की आवाज़ जब आसपास के लोग सुनते हैं, सब के सब भागते दौड़ते घटनास्थल तक पहुंचते हैं, लेकिन तब तक दोनों अपराधी मौके से फरार हो जाते हैं। तभी उन्हीं में से एक व्यक्ति इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में दे देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और सबसे पहले डेड बॉडी को चेक करती है, तो मालूम चलता है कि सुधा के शरीर पे 2 गोलियां लगी है। पुलिस जब इस हत्या के बारे में सुधा के बेटे अनुराग से पूछताछ करती है, तो अनुराग कहता है कि साहब 2 लोग बाइक पर सवार थे, लेकिन दोनों ने अपने चेहरे पे गमछा लपेट रखा था, जिसकी वजह से मैं उन्हें देख नहीं पाया। पुलिस सबसे पहले सुधा की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर अनुराग के ही तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी अपराधियों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए पुलिस फिर से सुधा के घर पर जाती है और उसके बेटे अनुराग से पूछताछ करती है। पुलिस अनुराग से पूछती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारी मां की हत्या कौन कर सकता है। इस पे अनुराग अपने ही चाचा मनोज चौधरी का नाम बता देता है। जैसे ही मनोज का नाम लेता है, पुलिस अब मनोज से पूछताछ करने के लिए उसके घर पे जाती है। लेकिन पुलिस जब मनोज के घर पे पहुंचती है तो मालूम चलता है कि मनोज अपना घर छोड़ करके फरार हो चुका है। पुलिस को जैसे ही मालूम चलता है कि मनोज घर छोड़ करके फरार हो चुका है, पुलिस भी अब पूरा यकीन कर जाती है कि शायद मनोज ने ही सुधा की हत्या किया है। इसीलिए पुलिस अब मनोज की हर जगहों पर तलाश करना शुरू कर देती है, और आखिरकार 24 घंटे के अंदर ही 25 जून 2023 को जयपुर से मनोज को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है। पुलिस जब मनोज से सुधा की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, तो मनोज भी बिना किसी सख्ती दबाव के तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन मनोज जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है, तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 18 साल पहले, जब सुधा का पति पुष्पेंद्र सुधा से शादी कर अपने घर लेकर आता है। पुष्पेंद्र जो CRPF में नौकरी करता है। सुधा से शादी करके जब अपने घर लेकर आता है, लगभग 1 साल का समय गुजरता है। 1 साल के बाद सुधा एक बेटे को जन्म देती है, जिसका नाम अनुराग रखते हैं। लेकिन जैसे ही शादी के 1 साल का समय गुजरता है, उसके बाद से पुष्पेंद्र और सुधा के बीच में आए दिन हर रोज़ छोटी मोटी बातों को लेकर के झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब झगड़े तकरार शुरू होता है, तो सुधा भी अपने पति के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं होती है। एक दिन जब फिर से दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है, सुधा इस प्रकार से गुस्से में आ जाती है कि अपने बेटे को लेकर अपने मायके चली जाती है। सुधा जो उत्तर प्रदेश के
हाथरस जिले की रहने वाली है। सुधा जब अपने मायके में चली जाती है उसके बाद से पुष्पेंद्र भी सुधा को कभी बुलाने के लिए अपने ससुराल में नहीं जाता है। लगभग 1 साल का जब समय गुजर जाता है, सुधा को भी जब पूरा यकीन हो जाता है कि अब उसका पति कभी भी उसे ले जाने के लिए नहीं आएगा, दोनों राय मशवरा करके तलाक का पेपर कोर्ट में डाल देते हैं। दोनों जब तलाक लेने के लिए तैयार हो जाते हैं उसके बाद से सुधा भी अपने बच्चे की परवरिश करने के लिए नवदई इलाके में आ जाती है और नवदई इलाके में ही एक किराए का कमरा ले करके भरतपुर ज़िले में एक पार्टनरशिप में बिजनेस करना शुरू कर देती है, जिस बिजनेस से सुधा भी अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है। पर जैसे ही 2 साल का समय गुजरता है, इधर पुष्पेंद्र दूसरी शादी कर लेता है। पुष्पेंद्र की दूसरी पत्नी का नाम है सुशीला चौधरी। सुशीला जो उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले की रहने वाली है। पुष्पेंद्र जब सुशीला से शादी करता है तो शादी के 1 साल के बाद पुष्पेंद्र का एक और बेटा हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरना शुरू होता है, जैसे ही साल 2022 आता है, पुष्पेंद्र की एक दुर्घटना में मौत हो जाती है। पुष्पेंद्र जब इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है उसके बाद से पुष्पेंद्र के माता पिता सुशीला की शादी उसी के छोटे भाई मनोज चौधरी से तय कर देते हैं। मनोज जो खेती किसानी का काम करता है। मनोज भी सुशीला से शादी करने के लिए सिर्फ इसलिए तैयार हो जाता है क्योंकि मनोज को लगता है कि पुष्पेंद्र की जब मौत हुई है तो उसके सर्विस से जो भी पैसा था वो सारा पैसा सुशीला को मिलेगा और उसके जगह पे अनुकंपा के तहत सुशीला के ही बेटे श्रवण की नौकरी मिलेगी। पर ऐसा होता नहीं है। पुष्पेंद्र की सरकारी पैसा का पहला किस्त इधर सुधा को मिल जाता है। सुधा को जैसे ही पैसा मिल जाता है, मनोज एकदम से गुस्से में आ जाता है। मनोज को अपनी ज़िंदगी अपने नज़रों के सामने ही उजड़ते हुए दिखाई देता है। ये पूरा क्लियर कर जाता है कि पुष्पेंद्र की जगह पे अनुकंपा की तहत उसकी नौकरी पुष्पेंद्र की पहली पत्नी सुधा के बेटे अनुराग को मिलेगा और वो सारा पैसा भी सुधा को ही मिलेगा, क्योंकि पुष्पेंद्र ने जो सुशीला चौधरी से शादी किया था वो लीगली तौर पे सही नहीं था। जैसे ही ये क्लियर हो जाता है, मनोज अब काफ़ी गुस्से में आ जाता है। मनोज उसी दिन ही सुधा को इस दुनिया से हटाने की तय कर देता है। मनोज ये सोचता है कि अगर उसने सुधा को इस दुनिया से हटा दिया तो पुष्पेंद्र का जितना भी पैसा है सब के सब सुशीला को मिल जाएगा और अनुकंपा के तहत नौकरी भी जो थी वो नौकरी भी सुशीला के ही बेटे श्रवण को मिलेगा। इसीलिए मनोज अब सुधा को इस दुनिया से हटाने के लिए एक सुपारी किलर की तलाश करना शुरू कर देता है। लेकिन इसके बावजूद भी मनोज को कोई भी शूटर नहीं मिलता है। लेकिन मनोज को जब कोई शूटर नहीं मिलता है, एक दिन मनोज सुशीला के मायके उत्तर प्रदेश के मथुरा में जाता है और सुशीला के भाई माधव और शिशुपाल से मुलाकात करता है और फिर इन दोनों से सुधा को इस दुनिया से हटाने की बात कहता है। माधव और शिशुपाल सुधा को इस दुनिया से हटाने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन बदले में मनोज से 5 लाख रुपये का डिमांड करते हैं। मनोज भी 5 लाख रुपये देने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही ये डील पक्की हो जाती है, माधव और शिशुपाल एक नाबालिग बच्चे को हायर करते हैं और फिर सुधा को इस दुनिया से हटाने के लिए एक तारीख तय करते हैं, 24 जून 2023 के शाम के वक्त। दरअसल सुधा हर रोज़ ही अपने घर से भरतपुर में जाती थी। अपना बिजनेस करने के बाद भरतपुर से बस के द्वारा नवदई में आती थी और फिर नवदई से अपने बेटे के साथ स्कूटी के माध्यम से घर आती थी। 24 जून 2023 को भी सुधा जब भरतपुर से बस पकड़ कर के नवदई में शाम के करीब 4 बजे के आसपास तक जब पहुंचती है, उसका बेटा अनुराग पहले से ही स्कूटी लेकर के इंतज़ार कर रहा था। लेकिन उसी जगह पे इधर शिशुपाल भी उस लड़के के साथ में सुधा का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही इधर सुधा अपने बेटे अनुराग के साथ स्कूटी पे बैठकर अपने घर के लिए रवाना होती है, कासगंज रोड पर जब मंदिर के नज़दीक तक पहुंचती है, इधर शिशुपाल भी सुधा का पीछा करने लगता है। जैसे ही वो दोनों मंदिर के नज़दीक तक पहुंचते हैं, शिशुपाल आगे से जाकर उसका रास्ता रोक लेता है। इससे पहले कि सुधा कुछ समझ पाती, वो लड़का सुधा के ऊपर एक पर एक 2 गोलियां चला देता है, जिसकी वजह से सुधा की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से शिशुपाल मनोज के नंबर पे फ़ोन करता है और कहता है कि काम हो गया है। इधर मनोज को जैसे ही मालूम चलता है कि सुधा इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है, मनोज भी अपना घर छोड़ कर के फरार हो जाता है। वाकई में मनोज जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है
पुलिस मनोज के ही तहरीर पे माधव और उसके भाई शिशुपाल और उस नाबालिग बच्चे को भी गिरफ्तार करके लाती है। फिलहाल पुलिस ने इन तमाम आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।